नमस्कार मित्रों, धरतीपुत्र फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। हिंदी हिंदी में आइए हम व्याकरण देखते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, समझना ही व्याकरण होता है। व्याकरण जो है उसका एग्जामों में संविच्छेद भी पूछता है। व्याकरण व्याकरण जो है वी जोड़ आंग जोड़ क्री से बना है। व्याकरण व्याकरण मतलब किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और समझना होता है। किसी भी भाषा का, चाहे कोई भी भाषा हो, व्याकरण उसको क्या करते हैं? शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, बोलते हैं, उसी भाषा को उसको समझते हैं। और इसी क्रम में हम आपको समझाने जा रहे हैं आज का व्याकरण में वर्ण। पहला चैप्टर है व्याकरण का, वर्ण होता है। वर्ण 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 से हर एग्जाम में आपका कम से कम 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमेशा आता है। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हर एग्जाम में आएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो हिंदी का, यहाँ से क्वेश्चन आना निश्चित है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, देखिए वर्ण के पहले भाषा की उत्पत्ति होती है। जब भाषा की उत्पत्ति, किसी भी भाषा की पहले क्या होगी? उत्पत्ति होगी, उसका उत्पन्न होता है। कहाँ से, कैसे भाषा उत्पन्न हुई है? भाषा जब भाषा उत्पन्न होती है तो इसमें हम लोग जैसे किसी भी भाषा को प्राचीन समय से हम उसको देखें तो इसका जो आदि समय है, इसमें पहले क्या होगा? ध्वनि आई होगी। ध्वनि ध्वनि भाषा जो पहले ध्वनि के माध्यम से चलती है। किसी भी भाषा का विकास पहले ध्वनि से होता है। जैसे हम क बोले, क हमने बोल दिया, आपने उसको सुना। हमने बोला, आपने सुना। ध्वनि क्या होती है? किसी भी माध्यम से आपको सुनाई देती है, उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि जो है, हम क बोले, आप लोग सुन लिए, भाषा हमारी उत्पन्न हो गई, भाषा का विकास हो गया। जब हम क बोले, आप लोग सुन लिए, तो क्या हो गया? भाषा का विकास हो गया। ध्वनि के माध्यम से भाषा का विकास हो गया। जैसे स्कूल का जब घंटा बजता है तो हमको पता चलता है कि चौथी घंटी चल रही है। कोई हमको बताता नहीं कि जाके कि चौथी चल रही है, आप जाइए, कोई नहीं बताता। जब 4 घंटा बज जाता है तो हमको पता चलता है कि चौथी घंटी बज गई है। वो माध्यम है भाषा का। इसी तरह हम जब सड़क पे चलते हैं, गाड़ियों का हॉर्न बजता है, हमको कोई हटाता कि हटिए हटिए? हमको कोई नहीं हटाता। हॉर्न बजा तो हमको भाषा है, वो सांकेतिक भाषा है, हमको हटना है। ठीक, तो हर चीज की भाषा होती है। कौवे की भाषा, जब कौवा बोलता है, कोयल बोलती है, मुर्गा बोलता है, तो हमें पता चलता है कि किसकी आवाज़ सुनाई देती है। क्या कभी कोयल बोलती है तो हम बोलते हैं बिल्ली बोलती है? कभी नहीं बोलते हैं, कि उसकी भाषा अपनी है। इसलिए भाषा जो है ध्वनि के माध्यम से उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो भाषा जो है ध्वनि के माध्यम से क्या होती है? पहला उसका विकास ध्वनि है। भाषा का पहला विकास क्या है? ध्वनि है। यहीं से क्वेश्चन बना देगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जहाँ से भाषा उत्पन्न हुई, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहला क्वेश्चन यहीं से बना देगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अब देखिए, ध्वनि जो है किसी भी भाषा का माध्यम ध्वनि है, इसलिए कि पहले हम कोई चीज़ बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या है? ध्वनि है। कोई चीज़ हमको सुनाई देती है, जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो क्या है? ध्वनि है। ठीक, इसके बाद जब हम बात करते हैं ध्वनि को, जब हम उसको लीप कर देते हैं, लिख देते हैं, साधारण भाषा में करिए, लिख देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं। ठीक, ध्वनि को जब हम लिख देते हैं, लीप कर देते हैं, लीप करना। ठीक, यही जो ध्वनि को हम लिख देते हैं, मान लीजिए हम क बोले, क बोले,
और क आप लोग सुनाई दिया, जब तक आप सुन रहे हैं, जब तक हम बोल रहे हैं वो ध्वनि है, लेकिन उसी को हमने लिख दिया, उसको क्या कर दिया, लिपिबद्ध कर दिया। लिखना, लीप मतलब लिख देना, न किसी चीज को लिख देना। अगर हम का बोले, का आप लिख दिए, ठीक। अगर का बोले तो का जब तक हम बोल रहे हैं तब तक क्या है, वो ध्वनि है, ठीक। उसी चीज को अगर हम लिख दिए, मान लीजिए का बोले, का को हम लिख दिए, का को लिख दिए, अब ये क्या हो गया, वर्ण हो गया, ठीक। जब तक हम बोल रहे हैं तब तक ध्वनि है, लेकिन जब हम लिख दिए इसी को तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया, लीप कर दिए, लिपिबद्ध कर दिए। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, जिसको हम लिखते हैं ना। दो क्वेश्चन बनेगा यहां से। पहला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या हो जाता है, ध्वनि हो जाती है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो लिपिबद्ध कर दिए हम, तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। इसी को अक्षर कहते हैं, इसी को ध्वनि चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि चिन्ह। ध्वनि जो हम बोले उसी का चिन्ह लिख दिए, वही क्या हो गया, ध्वनि चिन्ह हो गया। बात समझ में आई। इसके तीन नाम है वर्ण के, वर्ण, अक्षर या ध्वनि चिन्ह। बात समझ में आई। जो चीज हम बोलते हैं, जब तक बोलते हैं तब तक क्या है, ध्वनि है। फिर हम वही चीज लिख देते हैं तो वही क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, या अक्षर हो जाएगा, या तो ध्वनि चिन्ह हो जाएगा, ठीक। डायरेक्ट वर्ण नहीं होता है, पहले उसका विकास होता है ध्वनि के रूप में, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से जब क्वेश्चन बनेगा तो यहां से जब बनता है क्वेश्चन तो पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या है, ध्वनि है। फिर लिखेगा वर्ण, अगर है वर्ण दे दिया तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई, ठीक। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तब क्या है, वर्ण है। इसी का नाम जो है, इसी के तीन नाम हैं, वर्ण, अक्षर। ना क्षरत इति अक्षर है, संस्कृत में कहा गया है ना क्षरत इति अक्षर है, जिसका क्षरण न हो, जिसका उसके बाद टुकड़ा न हो, उसको क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और इसी का नाम है ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह, ठीक। तो वर्ण के तीन नाम हो गए, अक्षर, ध्वनि चिन्ह और वर्ण। इसमें क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हमको देखना है कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, वर्ण और ध्वनि चिन्ह है, दोनों है, तो किसको मारेंगे हम, ध्वनि को मारेंगे। अगर वर्ण और ध्वनि चिन्ह में से एक है तो उसको एक मारेंगे, या तो वर्ण मार देंगे या तो ध्वनि मार देंगे। अगर एक है ऑप्शन में, या तो वर्ण है या तो ध्वनि है, दोनों है तो किसको मारेंगे, ध्वनि को, भाषा की सबसे छोटी इकाई। फिर वही क्वेश्चन बदल देगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वहां हम चार ऑप्शन में देखते हैं ध्वनि और वर्ण है, तो किसको मारेंगे, वर्ण को। बात समझ में आई। वहां पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपको क्वेश्चन पढ़ना है वहां ध्यान से, क्या हमसे पूछ रहा है। बात समझ में आई। क्या हमसे पूछ रहा है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमसे क्या पूछ रहा है। अगर लिखित पूछ रहा है तो वर्ण मारेंगे, अगर सिर्फ पूछ लिया भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब ध्वनि है, जहां से भाषा उत्पन्न हुई, जहां से उसका विकास हुआ है। बात समझ में आई। तो यहाँ क्वेश्चन ये हमेशा आता है, बार बार आता है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक क्या हो गया, वर्ण। यहाँ देखिए फिर हम
देखिए वर्ण मतलब वर्ण से पहले हमको ध्वनि देखना, ठीक। भाषा में आते हैं, इसके बाद वर्ण के 3 नाम हो जाते हैं। वर्ण के कितने नाम? 3 नाम है। कौन कौन है? वर्ण, अक्षर या ध्वनि चिन्ह। इसके बाद क्वेश्चन करेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो क्या हो जाएगा? वर्ण, अक्षर या ध्वनि चिन्ह। अब अगला नंबर आता है कि अगला नंबर हम आते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। हिंदी साहित्य में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वर्ण स्वर होगा, एक वर्ण क्या होता है? स्वर। एक होता है स्वर वर्ण, इसको संस्कृत में अच कहते हैं, अच। एक होता है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, इसको संस्कृत में हल कहते हैं, हल। देखिए जब तक संस्कृत निष्ठ हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ेंगे आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए 2021 टीजीटी में जितना भी क्वेश्चन पूछा था तब संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन आया था हिंदी में। सिर्फ नाम था हिंदी व्याकरण, आया था संस्कृत व्याकरण, ठीक है। इसलिए संस्कृत से जोड़ते हुए हिंदी व्याकरण को पढ़ना है, तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। बात समझ में आई? फिर इसके बाद देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसके पहले हम देख लेते हैं एक मतलब जब हम बचपन से शुरुआत जब हिंदी में पढ़ते हैं, पहला ही हमको सिखाया जाता है माता पिता द्वारा, भाई चाचा द्वारा, जिसके द्वारा हमारी पढ़ाई की शुरुआत होती है, हम पहले इसी पे जाते हैं, किस पे? वर्ण पे, ठीक। उसके पहले हमको लिखा लिखाया मिलता है, एक बढ़िया सी पुस्तक आती है हमारे सामने, वर्णमाला। क्या आता है? वर्ण। इसके पहले देख लेते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला की परिभाषा है कि वर्णमाला जैसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह जो व्याकरणाचार्यों ने बना दिया है वही क्या है? वर्णमाला है। वर्णों के व्यवस्थित समूह, एक व्यवस्था दी गई हमको कि का के बाद खा आएगा, खा के बाद चा आएगा, चा के बाद जा आएगा, ठीक। तो क ख ग घ अंगा, अंगा उसको नहीं पढ़ते, उसको ंगा पढ़ते हैं, वो अनुनासिक है। तो जब हम उसका उच्चारण स्थान बताएंगे तब आप लोगों को बता देंगे कि कैसे उसका उच्चारण स्थान होता है। एक तरह समझिए कि वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक व्यवस्था दी गई हमको कि ऐसे ही हिंदी व्याकरण में वर्णमाला रखी जाएगी। वर्णों का समूह, वर्णों का समूह, जैसे फूलों का समूह होता है, फूल की माला बनती है, वैसे ही वर्णों का समूह से क्या बनेगी? वर्णों की माला बनेगी, ठीक। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित हम बार बार कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे का के बाद क्या आता है? खा ही आएगा वर्णमाला में। का के बाद, खा के बाद गा ही आएगा वर्णमाला में। गा के बाद घा ही आएगा वर्णमाला में। घा के बाद अंगा आएगा, ठीक। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्था दी गई हमको कि का के बाद खा रखेंगे, खा के बाद गा रखेंगे, गा के बाद घा रखेंगे, घा के बाद अंगा रखेंगे, ठीक। फिर इसके बाद बहुत से लोग कहेंगे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह क्या? वर्णों का समूह अगर ये दे दिया, मान लीजिए वर्णों का समूह ये दे दिया, क ग च ग ठ न, तो क्या ये व्यवस्था है वर्णमाला में? ऐसी व्यवस्था नहीं है।
वर्णों में व्यवस्था क्या है? वर्णमाला में व्यवस्था है, क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, ग के बाद घ आएगा, घ के बाद अंग आएगा। यही जो व्यवस्था व्याकरणों द्वारा की गई है, इसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला हम कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बात समझ में आई? तो आगे देखिए फिर, वर्णमाला। वर्णमाला हमारे हिंदी साहित्य और संस्कृत में ये वर्णमाला आया कहाँ से? कभी आपने विचार किया कि जितना ये दिया गया है, कुल मिला के 52 वर्ण, ठीक, हिंदी में, तो कहाँ से आया? सब कहाँ से उत्पन्न हुआ? कभी आपने विचार किया? संस्कृत में कहाँ से आया? कभी ये वर्णमाला जो काखा गाघा अंगा चाछा जाझा, यहाँ छोटा, यहाँ छोटा या ह्रस्व आ, दीर्घ आ, उसको जब व्याकरणिक भाषा में बोलेंगे तो उसको ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए ऐ ओ औ। तो ये सब आए कहाँ से? कभी आपने विचार किया जो वर्णमाला हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं हमारे हिंदी साहित्य में, वो आया कहाँ से? तो वो आया है संस्कृत से। कहाँ से आया है? संस्कृत से। संस्कृत से आया है। एक हमारे मतलब महर्षि हुए पतंजलि, पाणिनि महोदय। कौन हुए? पाणिनि। पाणिनि महोदय ने आए उन्होंने एक रचना लिखी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी उनकी रचना आती है, अष्टाध्यायी, व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी, संस्कृत साहित्य में। ठीक, पूछता है अष्टाध्यायी किसकी है? तो पाणिनि की है। किसकी है? पाणिनि के। इसमें 8 अध्याय है। इसका नाम है क्या है? अष्टाध्यायी। 8 अध्याय, हर अध्याय में 4 पाद हैं। तो कितने कुल हुए? 32 पाद। इसमें कितने पाद हैं? 32। 8 चौको 32, कुल 32 पाद हैं इसमें। पाद मतलब अध्याय, ठीक। 8 अध्याय, 32 चरण है। फिर इसके बाद अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? पाणिनि। पाणिनि महोदय ने एक आता है माहेश्वर सूत्र का विकास किए। किसका? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र उसी में है। माहेश्वर सूत्र का जब विकास करते हैं तो उसमें जो है कुल 14 माहेश्वर सूत्र आते हैं। कितने? 14। इसी 14 माहेश्वर सूत्र से ही वर्णमाला का विकास होता है। हमारे जो संस्कृत साहित्य से हिंदी साहित्य में ये आते हैं, ठीक। उसमें उन्होंने 14 माहेश्वर, माहेश्वर मतलब क्या होता है? माहेश्वर, माहेश्वर मतलब शंकर भगवान। माहेश्वर मतलब शंकर भगवान। शंकर भगवान के डमरू लोग कहते हैं, मतलब किंवदंती है या कहानी जो भी मान लीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि शंकर भगवान डमरू बजाए थे तो 14 माहेश्वर सूत्र आए थे। तो पाणिनि महोदय ने अपने अष्टाध्याय में लिखे हैं, एक सूत्र उनका है, नृत्यावसाने नटराज राजौ ननादि ढक्कामि नौ पंचवारम उधर्त कामः सनकादि सिद्धम ऐदत विमर्शो शिव सूत्र जालम। ठीक। नृत्यावसाने नटराज राजौ, नटों के राजा कौन? नट मतलब, नट मतलब होता है, देखिए, नृत्या, नृत्यावसाने नट राज राजौ, नृत्यावसाने नटराज राजौ। नृत्यावसाने मतलब नृत्य के अवसान में थे। नृत्य मतलब नाच गाना। शंकर भी जब डांस कर रहे थे, मान लीजिए इस समय डांस हो गया है, ठीक है। नृत्यावसाने नटराज राजौ, नटराज मतलब होता है हीरो, जो जानते हैं। नट मतलब नायक ना, इस समय क्या हो गया? नायक। उस समय जब पाणिनि महोदय थे उसको नट कहते थे। तो नटों के राजा कौन है? नायकों के राजा, हीरो के राजा, हीरो के राजा, हाँ, शंकर भगवान। तो उन्होंने क्या कहा कि नृत्यावसाने नटराज राजौ, जो नटों के राजा थे नृत्य के अवसान में थे, नृत्य के समाप्ति में थे। किसमें थे? नृत्य के समाप्ति पर थे। नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम, ननाद ढक्काम, ननाद ढक्काम, नृत्यावसाने नटराज राजौ ननादि ढक्कामि नौ
पंचवारम। ठीक, नौ पंचवारम, नौ पंचवारम। ठीक, नृत्यावसाने नटराजराजो ननादि ढक्काम नौ पंचवारम। देखिए, नृत्य के अवसान में कौन थे? शंकर भगवान। कौन थे? शंकर जी। महेश्वर सूत्र, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर मतलब क्या होता है? शंकर। सूत्र मतलब जो उनको द्वारा विकसित किया गया, किसी द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो नृत्यावसाने नटराजराजो ननादि ढक्काम नौ पंचवारम। जब नृत्य के अवसान में शंकर जी थे तो उस समय क्या किए? ननादि ढक्काम, ननाद मतलब आवाज करना, बजाए आवाज के, किसका? डमरू। ढक्का मतलब क्या होता है? डमरू। नौ पंचवारम, नौ और पांच, नौ पांच 14। कितनी बार बजाए? 9 और 5 14 बार। ठीक, नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नौ पंचवारम उधर्त काम सनकादि सिद्धम एतद विमर्शम शिव सूत्र जालम। ठीक, सनक और सनकाद के लिए इन्होंने शिव सूत्र का विकास किया। मानना है किसका? पाणिनि महोदय का। ठीक, पाणिनि महोदय का मानना है कि शंकर भगवान ने जब नृत्य के अवसान में तो अपने डमरू को 14 बार बजाए थे। 9 पंचवारम, 14 बार उन्होंने बजाया। तो क्या हुआ? माहेश्वर सूत्र का विकास हुआ, जो जिसकी संख्या कितनी है? 14। पूछता है माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ठीक, इसको फिर से लिख देते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्काम, ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। माहेश्वर सूत्र का एक किसका सूत्र है? तो हो जाएगा पाणिनि का। किसका है? पाणिनि महोदय। ठीक, ये पाणिनि महोदय का सूत्र है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नौ पंचवारम। फिर इसके बाद माहेश्वर सूत्र की संख्या अभी बताएं कितना है? 14। 14 है। 14 माहेश्वर सूत्र से ही हमारे वर्णमाला का विकास होता है। ठीक, इसमें जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसमें कुल 14 माहेश्वर सूत्र, और ये वैज्ञानिक तरीकों से पाणिनि महोदय ने रखा है इसको। पहले स्वर आता है। पहले क्या आता है? स्वर। अयूण ऋलिक अयोंग अयोच, पहला सूत्र है अयूण। अयूण क्या है? अयूण। ठीक, दूसरा है अयूण ऋलिक, अयूण ऋलिक अयोंग, अयूण ऋलिक अयोंग अयोच। चौथा क्या है? अयोच। अयूण ऋलिक अयोंग अयोच। ठीक, ये देखिए, यहां तक आपको क्या दिखाई दे रहा है कि स्वर है। सब क्या है? स्वर है। देखिए, आ क्या है? स्वर है। ई क्या है? स्वर है। ऊ क्या है? स्वर है। तो यहां तक देखिए स्वर है। लेकिन जो पूछता है कभी कभी, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती? संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या, संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या।
तो संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें ये हलंत लगा है इसकी हम गणना नहीं करते। संस्कृत में एक सूत्र है इत संज्ञक सूत्र, और दूसरा सूत्र आता है तस्य लोपय सूत्र से। जितना ये होता है ये हलंत वाला, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। जितना हलंत वाला होता है इसका लोप हो जाता है। पाणिनि महोदय ने इत संज्ञक सूत्र से इसकी इत संज्ञा होती है, और तस्य लोपय सूत्र से इसका माहेश्वर सूत्र में लोप हो जाता है। इसकी हम गणना नहीं करते, सिर्फ माहेश्वर सूत्र की सुंदरता के लिए इन्होंने क्या किया, इसको रखा है। किसको, जितना हलंत वाला है, ठीक। इसलिए इसकी गणना हम करते हैं अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। पूछता है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद नंबर आता है अगले सूत्र का हयवरट। 5वां सूत्र है ह य व र ट, हयवरट। हयवरट के बाद छठा सूत्र आता है लर्ण। ठीक। देखिए अब देखिए उन्होंने क्या किया, पहले हमको स्वर दे दिए, फिर इसके बाद देते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देते हैं, जो ये व्यंजन है ये, इसकी हम गणना नहीं करते, हा के बाद में बताएंगे आप लोगों को। लेकिन य व र ल, य व र ल, जब य व र ल आ गया हमारे सामने, तो देखिए जब य र ल आ गया, इसके मतलब ये कौन सा वर्ण है, अंतस्थ वर्ण। ठीक। अयूण रिलिक अयोंग अयोच हयवरट लण। फिर इसके बाद आता है यम गणनम। यम गणनम 7वां नंबर आता है यम गणनम। यम गणनम ये 7वें नंबर पे आता है यम गणनम, पूछेगा अभी बताते हैं। फिर इसके बाद आता है झभाय। 8वें नंबर पे आता है झभाय, झ भ य। 8वें नंबर पे आता है झभाय। फिर इसके बाद 9वें पे आता है, 9वें नंबर पे आएगा आपका घढ़धस। घढ़धस, ह ढ ध और स, घढ़धस। फिर इसके बाद नंबर आता है जब गढ़दस। 10वें पे आएगा ज ब क ट, जब गढ़दस, जब गढ़दस, जब गढ़दस। 10वें पे आता है जब गढ़दस। फिर 11वें नंबर पे आएगा ख फ छ ट च ट त व क प स स र। फिर आएगा ख फ छ ठ ह ह ह ठ ह, ख फ छ ठ थ। फिर है च ट त व। फिर क्या है च ट त व, ख फ च ट त व। फिर इसके बाद है 12वें नंबर पे आता है कपय। 12वें क्या है, कपय, क प य। 12वें नंबर पे है कपय। 13वें नंबर पे है ससर, ससर, उस व्यंजन आ जाएगा। 13वें नंबर पे है ससर, स श स र। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा 13वें नंबर पे आ जाएगा। फिर आएगा हल। 14 क्या है, हल। 14वें नंबर पे नंबर आता है हल का। ये देखिए 14 महेश्वर सूत्र हैं। वर्णमाला का कोई वर्ण नहीं है जो इसमें ना आया हो। वर्णमाला का ऐसा कोई वर्ण नहीं है जो इसमें ना आया हो। ठीक है। तो इसमें देखिए यहां बताए थे हम, पूछ सकता है कभी कभी कि माहेश्वर सूत्र में स्वर, जो स्वर होते हैं कितने सूत्र में आते हैं, तो स्वर जो है 4 नंबर पे आते हैं। कितने सूत्र होते हैं, 4। स्वर जो है 4 पे चलते हैं।
फिर इसके बाद नंबर आता है ह य व र ट, लन। जो दो सूत्र है, पांचवा और छठवां, इसका जो है ये इसमें ट और ड़ की जो है इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। ये दोनों जो है ये दोनों इसका लोप हो जाएगा, बचेगा ह य व र ल। हा की गणना नहीं करते हम, इसमें जो है य व र ल, य व र ल मतलब अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। य र ल व मतलब अंतस्थ व्यंजन होता है। इसके बाद सातवें नंबर पे आता है, इंपॉर्टेंट है सातवां नंबर, यम गणनम। यम गणनम, माँ की इत संज्ञा हो जाएगी, इसका लोप हो जाएगा, बचेगा यम गणनम। ये नासिका व्यंजन, नासिका च, पंचमाक्षर नासिका च, संस्कृत में सूत्र है पंचमाक्षर नासिका च। तो उसमें जो है आप यम गणनम मतलब पांचवा अक्षर, वर्णमाला जो व्यंजन होते हैं उसका पांचवा अक्षर आ गया। देखिए स्वर का जो काम यही समाप्त हो जाता है। इसके बाद जितना आता है सब व्यंजन में आते हैं, ठीक। इसीलिए स्वर को हम अच भी कहते हैं, आ से लेकर च तक। इसीलिए अच कहा गया कि आ से लेकर जो च है, यहां से स्वर की ही गणना पाणिनि महोदय ने किया है। फिर इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन य व र ल। फिर इसके बाद आता है पांचवा। फिर इसके बाद आठवें पे चले जाएंगे हम, तो हो जाएगा चौथा वर्ण आ जाएगा। देखिए झ भ घ ढ ध, ये जो चौथा वर्ण है। फिर 10वें पे जाएंगे तो तीसरा वर्ण आएगा। फिर 11वें पे जाएंगे तो दूसरा वर्ण आ जाएगा, यहां तक दूसरा वर्ण रहता है। जितने में हलंत लगा है, ये जितना में भी हलंत लगा है, यहां से जितना में भी हलंत लगा है सब का लोप हो जाएगा, सब का लोप हो जाएगा। उसका हम गणना नहीं करते, ठीक, उसको हम गिनते नहीं है, सिर्फ इसकी सुंदरता के लिए पाणिनि महोदय ने रखा है। देखिए फिर इसके बाद 11 नंबर पे जाएंगे, यहां तक दूसरा है। फिर इसके बाद च ट त, पहला वर्ण आ गया, च ट त क प, पहला वर्ण है कि नहीं। फिर इसके बाद नंबर आता है ऊष्म व्यंजन का। देखिए स स स ह, इस वाले हा की गणना हम नहीं करते हैं, इसकी हा की गणना नहीं। कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसा वर्ण कौन है जो 2 बार माहेश्वर सूत्र में आया है, तो उसमें कौन है? हा। देखिए हा एक यहां आया है, एक यहां आया है, ठीक। इसके बाद स स स ह किसमें है? ऊष्म व्यंजन है। कौन है? ऊष्म व्यंजन, स स स ह, ठीक। मित्रों इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले दिन जो है दूसरा चैप्टर शुरू होगा इसके आगे। नमस्कार।